सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है थ्योरी ऑफ रियलिज्म, यानी यथार्थवादी सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का यथार्थवादी सिद्धांत। ये जो टॉपिक है ये बीए थर्ड ईयर में और एमए प्रीवियस में जो पुस्तक चलती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके सिलेबस का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस से विभिन्न कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है। यथार्थवादी सिद्धांत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं, वार्षिक परीक्षाएं जो एनुअल एग्जामिनेशंस बीए थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस के होते हैं, उसमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी सिद्धांत की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए या यथार्थवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न अनेकों बार एग्जाम में आ चुका है, बार बार ये रिपीट होता रहता है। तो उस यथार्थवादी सिद्धांत जो मार्गेनथाउ ने दिया, उसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करते हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति से संबंधित सिद्धांतों का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे आगे हमें यथार्थवादी सिद्धांत नजर आता है। यथार्थवादी सिद्धांत दरअसल इस दुनिया की, इस भौतिक जगत की, इस मानव स्वभाव की वास्तविकता का वर्णन करने वाला सिद्धांत है और इसके महत्व को आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नकार नहीं सकते, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर शक्ति का बड़ा इंपॉर्टेंस है, पावर का बड़ा इंपॉर्टेंस है और उस पावर के इंपॉर्टेंस को महत्व देने में यथार्थवादी सिद्धांत बहुत आगे रहा है। दरअसल ये यथार्थवादी सिद्धांत का जनक जो है, हम हंस जे मार्गेनथाउ को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं, लेकिन वैश्विक राजनीति के अंदर यथार्थवादी सिद्धांत ईसा पूर्व से प्रचलित है। जैसे प्राचीन यूनान जो था, उसमें जो एथेंस और स्पार्टा के बीच में जो पेलोपोनेशिया का जो युद्ध हुआ, उसके कारणों की विवेचना करने के लिए उस समय जो ग्रीक दार्शनिक थे थ्यूसिडाइडस ने उस समय प्राचीन यथार्थवाद या शास्त्रीय यथार्थवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने बताया कि ये जो युद्ध हुआ एथेंस और स्पार्टा के मध्य, इसका एक प्रमुख कारण था एथेंस की बढ़ती हुई शक्ति। उसने बताया कि शक्ति बढ़ना जो था वो इसका एक प्रमुख कारण था, क्योंकि उस समय जो शक्ति संतुलन जो था वो बदल रहा था। एथेंस और स्पार्टा समान रूप से शक्तिशाली थे, तब तक दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब एथेंस की शक्ति बढ़ने लगी थी। एथेंस का समाज जो था वो अधिक गतिशील हो रहा था, अधिक परिवर्तनशील था, अधिक आधुनिक और अधिक उत्साही था, जो कि स्पार्टा जो था उसका समाज संकीर्ण और निष्क्रिय था। तो इस परिवर्तन के पीछे जो था लोगों का मनोबल और व्यक्तिगत चरित्र, ये उसने महत्वपूर्ण कारण माने थे कि एथेंस के लोग अधिक उत्साही थे, अधिक आधुनिक थे, वो मनोबल उनका अधिक ऊंचा था। तो इस कारण एथेंस की शक्ति बढ़ रही थी, जबकि स्पार्टा के जो लोग थे वहाँ सैनिक तंत्र था और वहाँ का समाज आधुनिक नहीं था। तो दोनों के बीच में ये क्या हुआ कि शक्ति संतुलन जो था वो गड़बड़ा गया। एथेंस पावरफुल हो रहा था, स्पार्टा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि ये शक्ति संतुलन गड़बड़ा रहा है, और अंततः दोनों में युद्ध हुआ। तो ये आज से लगभग 2000 साल पहले, ये मानी कि 413 बिफोर क्रिस्ट ईसा पूर्व में, 413 ईसा पूर्व में थ्यूसिडाइडस ने ये प्राचीन यथार्थवाद या शास्त्रीय यथार्थवाद का सिद्धांत दिया था। हंस जे मार्गेनथाउ ने 1948 में एक पुस्तक लिखी, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, और उस पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक में हंस जे मार्गेनथाउ ने इस यथार्थवादी सिद्धांत को अधिक व्यवस्थित और अधिक वैज्ञानिक तरीके से पेश किया। मार्गेनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का प्रयोग करते समय थ्यूसिडाइडस है, इसके अलावा होब्स है, मैकियावेली है, इन सब से विचारों को ग्रहण उन्होंने किया है। तो अब ये क्वेश्चन कई बार आता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का वैज्ञानिक प्रतिपादन का श्रेय किसको है? हंस जे मार्गेनथाउ को है। और कौन सी पुस्तक में उन्होंने दिया ये यथार्थवादी सिद्धांत? 1948 में पुस्तक लिखी, पॉलिटिक्स अमंग नेशन। थ्यूसिडाइडस की भांति मार्गेनथाउ हमेशा ये बताने का प्रयास अपने सिद्धांत में कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुछ विशेषताएं होती हैं, मूल विशेषताएं होती हैं जो कभी नहीं बदलती। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में असुरक्षा, युद्ध, भय, संघर्ष ये लगातार चलते रहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर इन चीज़ों के चलने का मूल कारण है मानव का स्वभाव। मार्गेनथाउ कहते हैं कि राष्ट्रों के मध्य संघर्ष का मूल कारण राजनीतिक नहीं है या वैचारिक मतभेद नहीं होते, जैसा कि माना जाता है कि विचारधाराओं का संघर्ष था, उस पॉलिटिक्स उसके पीछे थी। दरअसल ये कहते हैं कि इसके पीछे मूल कारण है मानव स्वभाव।
मानव स्वभाव से ही एक दूसरे पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी पर वर्चस्व स्थापित करना चाहता है और वही मूल कारण है संघर्ष का। मार्गेनथाउ का एक प्रसिद्ध कथन है, कंपटीशन में भी कई बार पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप चाहे वह कैसा भी क्यों न हो, चाहे घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, राजनीति का स्वरूप चाहे घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, राजनीति सदैव शक्ति के लिए संघर्ष रहा है। यानी राजनीति में हमेशा शक्ति के लिए संघर्ष होता है। पॉलिटिक्स इज ए पावर स्ट्रगल। हंस जे मार्गेनथाउ ने ये बात 1948 में अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में लिखी है। मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि स्टेट्समैन थिंक एंड एक्ट इन टर्म्स ऑफ पावर, कि राजनेता जो होते हैं, विदेश नीति के जो निर्धारक होते हैं, वो सोचते हैं और कार्य करते हैं केवल शक्ति के संदर्भ में। उन्होंने शक्ति राजनीति के 6 प्रमुख सिद्धांत बताए हैं। 9 यथार्थवादी आए यथार्थवादियों के पश्चात, जिनमें से एक महत्वपूर्ण है केनेथ वॉल्ट्स। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन 1979। इसके बाद में जोसेफ ग्रेसो की एक पुस्तक आई थी अनार्की एंड द लिमिट्स ऑफ कॉपरेशन, अर्थात अराजकता और सहयोग की सीमाएं। जोसेफ ग्रेसो भी एक प्रसिद्ध नव यथार्थवादी विचारक हैं। इसके अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर एक पुस्तक और लिखी थी, ए रियलिस्टिक क्रिटिक ऑफ द न्यूएस्ट लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, अर्थात नव उदारवादी जो संस्थाकरण है उसकी यथार्थवादी आलोचना। तो केनेथ वॉल्ट्स, जोसेफ ग्रेसो, ये विचारक ये भी यथार्थवाद से जुड़े हुए हैं और मार्गेनथाउ को यथार्थवाद का व्यवस्थित प्रतिपादक कहा जाता है, वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या करने वाला कहा जाता है। मार्गेनथाउ ने राजनीतिक यथार्थवाद के 6 प्रमुख सिद्धांत बताए हैं। उसमें से पहला ये है कि राजनीति जो है उसकी जड़ें मानव स्वभाव में समाई हुई हैं। मानव स्वभाव से ही दूसरे पर प्रभुत्व रखने का इच्छुक होता है। मानव स्वभाव से ही भय से ग्रस्त, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा पर बल देने वाला होता है। तो मानव स्वभाव ऐसा होता है, मानव स्वभाव में बहुत ज़्यादा शांति नहीं है, बहुत ज़्यादा शांति की इच्छा नहीं है। मानव स्वभाव से ही संघर्षशील होता है, युद्ध का आतुर होता है, दूसरों पर प्रभुत्व जमाना चाहता है। तो उस मानव स्वभाव की कारण ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। राजनीति की जड़ें मानव स्वभाव में हैं। दूसरा वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीति को हम शक्ति के अर्थ में परिभाषित कर सकते हैं। यानी राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। राजनीति को हम शक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। और राजनीतिक जो राष्ट्रों के जो राष्ट्रीय हित होते हैं, वो राष्ट्रीय हित के निर्धारण में वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, उनका संदर्भ क्या है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राष्ट्रों की जो विदेश नीति होती है उनका एक उद्देश्य होता है अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सभी क्रियाएं इस बात से प्रेरित होती हैं कि अपने राष्ट्रीय हितों की अधिकतम सुरक्षा कैसे की जाए, अपने राष्ट्रीय हितों की अधिकतम अभिवृद्धि कैसे की जाए। राष्ट्रीय हितों को घरेलू परिस्थिति और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के संदर्भ में परिभाषित कर सकते हैं। यानी राष्ट्रीय हित की जो परिभाषा है वो हर राष्ट्र की अलग अलग होती है और उसके पीछे उसके घरेलू कारण और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ होती हैं। चौथा जो है कि राजनीतिक यथार्थवाद जो है किसी भी राजनीतिक क्रिया के नैतिक महत्व से तो परिचित होता है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो नैतिक सिद्धांत होते हैं, कोई सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत राष्ट्रों के ऊपर लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि हर राष्ट्र की नैतिकता अलग अलग होती है, हर राष्ट्र के राष्ट्रीय हित अलग अलग होते हैं। तो अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र भाग इसलिए लेते हैं ताकि अपने अपने राष्ट्रों के हितों को पूरा की जा सके। तो राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही राष्ट्रों की नैतिकता निर्धारित होती है। कोई सार्वभौमिक नैतिकता के नियम राष्ट्रों के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहार करते समय लागू नहीं किए जा सकते। ये नहीं कहा जा सकता कि ये सार्वभौमिक या अंतर्राष्ट्रीय नैतिक नियम हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लागू किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सर्वमान्य नैतिक नियम नहीं होते हैं। पांचवा है कि राजनीतिक यथार्थवाद जो है किसी राष्ट्र विशेष की जो नैतिक आकांक्षाएं होती हैं उनको विश्व को शासित करने वाले नैतिक कानूनों के साथ जोड़ने या उनकी पहचान को स्वीकार नहीं करता। यानी कोई भी राष्ट्र जो है सार्वभौमिक नैतिक नियमों के नाम पे अपने राष्ट्रीय हितों को नहीं त्याग सकता कि आप अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय
मानवता के नाम पर आप अपने राष्ट्रीय हितों को त्याग दो। कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों का त्याग सार्वभौमिक नैतिक नियमों के नाम पर नहीं कर सकता। वो सार्वभौमिक नैतिक नियम हो ही नहीं सकते अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, और उस शक्ति के लिए संघर्ष इसलिए है क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संभव नहीं है कोई सार्वभौमिक नैतिक नियम। दरअसल जो राष्ट्र ये कहते हैं ना, हम अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, लोकतंत्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, मानवता की रक्षा के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। कोई भी राष्ट्र जब ये बात कह रहा होता है तो आप उसके पीछे छुपे मकसद को समझ लीजिए कि वो इन सार्वभौमिक नैतिक नियमों के लिए कार्य नहीं कर रहा, वो लोकतंत्र, मानवता, स्वतंत्रता इनके लिए कार्य नहीं कर रहा। वस्तु स्थिति में वह राष्ट्र इनकी दुहाई देकर अपने हित पूरा करना चाहता है। कई बार हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका कहता है कि मानवता की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए हमने ये हमला किया। उस हमले के पीछे अमेरिका के खुद के राष्ट्रीय हित छिपे होते हैं। ये वजह नहीं होती है कभी भी कि उसने लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर भाग लिया हो, या स्वतंत्रता के लिए दूसरे राष्ट्रों के लिए, या मानवता के नाम पर उसने भाग लिया हो। प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल और केवल अपने हितों को ध्यान में रखते ही भाग लेता है, उन्हीं की पूर्ति में संलग्न रहता है। हम बौद्धिक रूप से राजनीतिक यथार्थवादी जो हैं, हम कह सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्ता पर बल देते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पहचान देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपने आप में एक अलग विषय है। जैसे अर्थशास्त्र एक अलग विषय है, कानून एक अलग विषय है, नीति शास्त्र एक अलग विषय है, ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपने आप में एक पृथक विषय है। तो ये 6 मोटी मोटी बातें राजनीतिक यथार्थवादी सिद्धांत की हैं कि राजनीति की जड़ें मानव स्वभाव में निहित हैं। राजनीति को हम शक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। शक्ति से तात्पर्य है, शक्ति के लिए संघर्ष का तात्पर्य राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए संघर्ष, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने के पीछे कारण होता है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर राष्ट्रीय हित से ऊपर कुछ भी नहीं होता, कोई भी सार्वमान्य नैतिक नियम नहीं होते हैं, और कोई भी राष्ट्र सर्वमान्य नैतिक नियमों के नाम पर अपने राष्ट्रीय हितों को नहीं त्याग सकता है। और छठा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है अपने आप में एक स्वतंत्र और स्वायत्त विषय है। ये यथार्थवाद के 6 प्रमुख सिद्धांत हैं। मार्गेनथाउ ये कहते थे कि मानव का जो प्रथम आक्रमण था उसको नियंत्रित करने का एकमात्र जो उपाय है कि राज्यों के मध्य शक्ति संतुलन कायम रहे, राज्यों के मध्य स्थिरता कायम रहे। और उन्होंने ये कहा कि जो बड़े पैमाने पर जो हिंसा है उसको रोकने का एकमात्र उपाय है बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन की राजनीति। लेकिन ये जो बैलेंस ऑफ पावर का मार्गेनथाउ का जो सिद्धांत है, ये फिर जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसको समझाने में ये बिल्कुल असफल रहा है। हम बात करते हैं, आलोचक ये कहते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध चल रहा था। सोवियत संघ अमेरिका से सैनिक शक्ति के मामले में कहीं भी पीछे नहीं था, बल्कि उसके बराबर था। लेकिन बावजूद इसके सोवियत संघ का शांतिपूर्ण अंत हुआ। इस शांतिपूर्ण अंत को, इस शांतिपूर्ण परिवर्तन को मार्गेनथाउ का शक्ति के लिए संघर्ष सिद्धांत समझा नहीं सकता है। पॉलिटिक्स अमंग नेशन में मार्गेनथाउ कहते हैं कि जो शक्ति संतुलन की संरचना है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक स्वाभाविक और बार बार होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, मार्गेनथाउ ने शांति की अवधारणा जो थी उनकी, उसको परिवर्तन के साथ जोड़कर नहीं देखा, बल्कि उसने उसे नीतियों के साथ जोड़कर देखा। आलोचक कहते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शक्ति की अगर बात करें तो दोनों शक्ति की दृष्टि से बराबर थे, लेकिन सोवियत संघ जैसे विशाल साम्राज्य का पतन बिना किसी युद्ध के, बिना किसी टकराव के, बिना किसी धमाके के शांतिपूर्ण ढंग से कैसे हो गया, इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष मानने वाले यथार्थवादी विचारक नहीं समझा सकते हैं। मार्गेनथाउ का शक्ति संतुलन सिद्धांत सोवियत संघ के पतन को नहीं समझा सकता, क्योंकि शक्तियों का संतुलन तो था। सैनिक शक्ति से तात्पर्य सैनिक शक्ति, और सैनिक शक्ति की दृष्टि से दोनों राष्ट्र बराबर थे, अमेरिका और सोवियत संघ। तो फिर सोवियत संघ का पतन कैसे हो गया, पूर्वी यूरोप के देशों का पतन कैसे हुआ, ये शक्ति संतुलन सिद्धांत नहीं समझा सकता। मार्गेनथाउ जो है, जब बात करते हैं हित की, तो जो समकालीन नव यथार्थवादी जो विचारक आए यथार्थवादियों के बाद में, वो कहते हैं कि इरादों से ज़्यादा है कैपेसिटीज। आजकल राष्ट्र अपनी कैपेसिटीज बढ़ाने पर बल देते हैं, अपनी क्षमताओं पर अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनिश्चितता का वातावरण है। इसके अंदर सर्वाइव करने के लिए राष्ट्र अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे आज की अपन बात करें तो आज अमेरिका जो है चीन को बड़ी चुनौती मानता है। उसकी वजह क्या है कि चीन की सैन्य शक्ति बढ़ रही है,
परमाणु शक्ति बढ़ रही है, आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, तो चीन उसके लिए वास्तविक चुनौती है। और चीन की शक्ति को सीमित करने के लिए अमेरिका बहुत सारी नीतियों पर बल दे रहा है, जैसे भारत के साथ वो सैनिक साझेदारी बढ़ा रहा है ताकि पूर्वी एशिया में, दक्षिणी एशिया में चीन के प्रभाव को नियंत्रित कर सके। चौथी जो बात है वो ये है कि नव यथार्थवादी ये मानते हैं कि शक्ति के लिए संघर्ष जो है वो मानव की प्रकृति में नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी शक्ति के लिए संघर्ष जो है इसकी जड़ें मानव की प्रवृत्ति में नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ कैसी हैं उन पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो संरचना है वो शक्ति संतुलन की राजनीति को प्रेरित करती है। वाल्ट्स की भी आलोचना की जाती है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आंतरिक विशेषताओं को अलग माना और बाह्य विशेषताओं को अलग माना, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। मार्गेनथाउ की तरह वाल्ट्स भी जो ये शांतिपूर्ण जो परिवर्तन रहे, सोवियत संघ का जो पतन हुआ, उसको समझाने में असफल रहा है। वाल्ट्स कहते हैं, केनेथ वाल्ट्स जो कहते हैं वो कहते हैं कि द्विध्रुवीय जो व्यवस्था थी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्थिरता प्रदान की। लेकिन केनेथ वाल्ट्स भी हंस से मार्गेनथाउ की तरह ये नहीं बता सका कि शीत युद्ध का इतना शांतिपूर्ण अंत कैसे हो गया, सोवियत संघ में क्रांतिकारी बदलाव कैसे हुए, जो यूरोप का पूर्वी यूरोप था वो कैसे बिखर गया। इसका कोई संतोषजनक कारण केनेथ वाल्ट्स नहीं बता सके, उनका सिद्धांत असफल रहा। लेकिन फिर भी हम मार्गेनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत को नकार नहीं सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शक्ति है, अन्य मुद्दों के साथ साथ शक्ति का भी एक बड़ा रोल रहता है। हर राष्ट्र शक्ति अर्जित करना चाहता है, शक्ति की लालसा हर राष्ट्र में निहित होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, इस तथ्य को हम नकार नहीं सकते। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उसने एक सटीक और सुव्यवस्थित व्याख्या की, वैज्ञानिक ढंग से उसने प्रस्तुत किया, और जो आगामी जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों की आधारशिला भी मार्गेनथाउ ने रखी। विश्व राजनीति के जो मौलिक सिद्धांत थे उनको पहले के लोग पहचानने में विफल रहे। मार्गेनथाउ कहते हैं कि हमें विश्व राजनीति के पूर्व ढांचों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किए बिना हम जो स्टेट क्राफ्ट है उसको सुधार नहीं सकते। मार्गेनथाउ ये भी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बिल्कुल सटीक भविष्यवाणियाँ करना कभी भी संभव नहीं होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा विरोधाभासी परिस्थितियाँ भी मौजूद रहती हैं। तो बिल्कुल 100% सटीक भविष्यवाणी करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संभव नहीं है। लेकिन अगर हम मार्गेनथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत को अपनाते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को थोड़ा सा वैज्ञानिक ढंग से, थोड़ा व्यवस्थित ढंग से समझ सकते हैं और कुछ सीमा तक भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। यद्यपि मार्गेनथाउ ने यथार्थवादी सिद्धांत में कोई ऐसे व्यवहारिक दिशा निर्देश नहीं दिए हैं जिनके आधार पर, जिनका प्रयोग करके हम भविष्य को पहले ही पहचान सकें, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य में शक्ति की लालसा होती है। यद्यपि एक बात और है कि मनुष्य की शक्ति की लालसा मनुष्य की अन्य इच्छाओं पर कैसे प्राथमिक हो जाती है, कैसे प्रभावी हो जाती है, कैसे शक्ति की लालसा मानव चरित्र का मूल और अविभाज्य भाग बन जाती है, इसका क्या कारण है, मार्गेनथाउ इस बात को स्पष्ट नहीं कर सके। पर इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य में शक्ति की लालसा होती है, और वो शक्ति की लालसा ही मनुष्य को शक्ति के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। और शक्ति के लिए संघर्ष न केवल घरेलू राजनीति में बल्कि विश्व राजनीति में भी पाया जाता है। आज चीन और अमेरिका के मध्य जो टकराव बढ़ रहा है, जो ट्रेड वॉर हो रहा है, सामरिक क्षेत्र में दो लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उसके पीछे भी कहीं न कहीं प्रभुत्व की लालसा है, वैश्विक राजनीति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में के लिए मार्गेनथाउ ने एक बड़ा विस्तृत सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यथार्थवादी सिद्धांत को शक्ति राजनीति का स्कूल भी कहते हैं, और सिद्धांत इसकी जड़ें अलग अलग पुस्तकों में पहले निहित रही हैं। मार्गेनथाउ से पहले बहुत सारे लोग जो थे वो यथार्थवाद की मूल बातें बता चुके थे। यद्यपि व्यवस्थित रूप से इसको प्रतिपादित करने का श्रेय मार्गेनथाउ को कहते हैं। कौन कौन से विचारक थे, जैसे शन जू था, उसने आर्ट ऑफ वार पुस्तक लिखी थी 500 ईसा पूर्व। थ्यूसिडाइडस था जिसने हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर लिखी थी 400-1300 ईस्वी पूर्व में। मैकियावली की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, 1513 ईस्वी में लिखी थी। हॉब्स जो ब्रिटेन से आते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लेवियाथन, 1651 में। रूसो ने द स्टेट ऑफ वार लिखी थी 1755 में। इसके अलावा
क्लॉजविच जो है उन्होंने ऑन वार 1827 में लिखी। इसके अलावा एक यथार्थवादी विचारक और हैं, बड़े प्रसिद्ध भी हैं, E.H. कार। E.H. कार ने एक पुस्तक लिखी थी द 20 ईयर्स क्राइसिस 1939, द 20 ईयर्स क्राइसिस 1939। इसके अलावा हंस जे मार्गेनथाउ की एक पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। तो ये आज हमने चर्चा की यथार्थवादी सिद्धांत, इसका प्रतिपादन कैसा हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कौन कौन से विचारक पहले रहे हैं, यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसकी आलोचना क्या है, उसका महत्व क्या है। तो ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में भी आता है और आपका असाइनमेंट भी है कि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी उपागम का समालोचनात्मक विवेचना करेंगे। ये असाइनमेंट आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पर भेज सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर याद करना है, खासकर जो BA थर्ड ईयर के जो विद्यार्थी हैं और MA प्रीवियस के जो विद्यार्थी हैं, जिनके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाली जो पुस्तक चलती है उसमें ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, चाहे वो मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी हो, उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई समस्या हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या जो कॉलेज का व्हाट्सअप ग्रुप अपन ने बना रखा है उसमें आप शेयर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।